स्टूडेंट्स हम लोग आज बात करने वाले हैं मून्स के हमारा जो मून है उसके ऊपर है ना, और उसका जो हमारे अर्थ पर इफेक्ट पड़ता है, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ पर कौन कौन सी जो है फिनोमिना, कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है उसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मून के बारे में बात शुरू करते हैं कि मून जो है जो अर्थ है हमारी, उसका हमें पता है कि एकमात्र जो है नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब कि एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले बात करना शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा इससे पहले हमने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है, कल का जो लेक्चर था उसमें हमने टाइम लाइन और डेट लाइन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसी में अगला टॉपिक मून एंड टाइड्स है, उसी के अंदर अब हम बात करने वाले हैं। ठीक, इसके बाद हम जो एक्लिप्स होता है, ग्रहण होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मून एंड टाइड्स एंड एब्स। मून का मतलब है हमारा चंद्रमा, ठीक है, और इसको कहा जाता है ज्वार भाटा। ठीक है, इसको एक और नाम दिया जाता है लो टाइड और एंड हाई टाइड। ठीक है, लो टाइड एंड हाई टाइड, ये दोनों नाम इसको दिए जाते हैं। इस एब्स का मतलब होता है भाटा और इस टाइड का मतलब होता है ज्वार, और मून का मतलब है चंद्रमा। ठीक है, मून का एक और नाम है लूनार। ठीक है, मून का एक और नाम क्या है? लूनार। लूनार का मतलब क्या होता है? देखो लूनार की अगर आज सबसे पहले अभी हम चंद्रमा के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद फिर टाइड्स के ऊपर जाएंगे। तो लूनार ये जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कूल, मतलब ठंडा। चंद्रमा जो है हमेशा से ही हमें पता है कि रात में जो है बहुत ही शीतलता, जिसको हम बोलते हैं ना, भले ही वो हमें कोल्ड या ठंड नहीं देता हो, बट उसको देखकर जो एक फीलिंग आती है वो आती है कि ये बहुत शीतल है, बहुत ही शांत, और जैसे सूर्य बहुत चमकीला है वैसे ही उसके कंपैरिजन में अगर चंद्रमा की बात करें तो ये बहुत ही ठंडा और शीतल है। इसीलिए इसका जो नाम है वो लूनार जो शब्द है, उस नाम के आधार पर इसका नाम हमने रख दिया है ना। लूनार का मतलब होता है ठंडा। ठीक, चंद्रमा की बात करें तो सबसे पहले चंद्रमा जो है एक एक करके चलो, तो पहला जो पॉइंट अगर इसके बारे में हम लिख सकते हैं तो क्या है कि चंद्रमा सूरज के बाद, ठीक है, आफ्टर द सन, सूरज के बाद जो है सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम का, है ना। सोलर सिस्टम में चंद्रमा सूर्य के पश्चात आने वाला सबसे चमकीली वस्तु है ना। पहली चीज इसके बारे में हम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि आफ्टर सन ये क्या कर सकता है? ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है ना। ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है मतलब कि सबसे चमकीली वस्तु है, चमकीली वस्तु है दूसरे नंबर की सबसे चमकीली वस्तु है। ठीक है, पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं सबसे चमकीली वस्तु है। क्यों? क्योंकि चूंकि हमसे बहुत ही पास में है, अर्थ से ज्यादा दूर नहीं है हमारा चंद्रमा, है ना, और सूर्य का जो प्रकाश है वो इसके ऊपर आता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा चमकदार हमको दिखाई देता है अर्थ से देखने पर। एक चीज और इसमें हम आप नोट कर सकते हैं कि अर्थ से देखने पर ये आफ्टर द सन जो है ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप किसी और प्लेनेट पर होंगे तो ऑब्वियसली वहां का चंद्रमा आपको ज्यादा ब्राइट दिखाई देगा और अर्थ का जो मून है वो कम ब्राइट दिखाई देगा। पर हम तो अर्थ पर ही रहते हैं और हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा कहीं पर लाइफ है भी नहीं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं। ठीक है, चलो दूसरी बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसका एक और नाम है, चंद्रमा का एक और नाम है, इसको कहा जाता है फॉसिल सैटेलाइट। फॉसिल सैटेलाइट मतलब कि जीवाश्म उपग्रह। अब इसका क्या मतलब होता है? चलिए, जीवाश्म का मतलब होता है जीवों के अवशेष, है ना। जैसे कि हमारा जो पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है। ये पुराने जमाने में जो पेड़ पौधे थे हमारे, है ना, वो दब करके और पृथ्वी के अंदर जो है दब गए, जिसकी वजह से वो करोड़ों सालों में पेट्रोल में बदल गए, कोयले में बदल गए, ये सबको पता है। तो जीवाश्म का मतलब होता है जीवों के अवशेष। ठीक है, अब वो जीव जरूरी नहीं है कि हमारे जैसे या हमारे एनिमल्स के जैसे हो, पेड़ पौधा भी जीव की श्रेणी में ही आता है। ठीक है, तो जीवाश्म। अब चंद्रमा को फॉसिल सैटेलाइट क्यों कहा जाता है, जीवाश्म उपग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक थ्योरी है जिसके बेसिस पर यह माना जाता है कि चंद्रमा का जो निर्माण है ना, वो किससे हुआ है? वो अर्थ से ही हुआ है। मतलब कि जो अर्थ है उसी का एक पार्ट है चंद्रमा, है ना। जैसे कि उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन क्या है कि आज से लगभग 4.5 अरब साल, है ना, मतलब कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व
वर्ष पूर्व क्या हुआ था कि पृथ्वी से एक उल्का पिंड टकराया। पृथ्वी से क्या टकराया? एक उल्का पिंड। उल्का पिंड तो हम उसको नहीं कहेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा था, आप उसको ग्रह कह सकते हो कि मंगल के साइज का, हमारा जो मास है आज की डेट में उस साइज का एक प्लेनेट अर्थ से टकराता हुआ निकल गया। कैसे टकराया वो? कि ये अर्थ है हमारी, यहाँ से वो प्लेनेट तेजी से आया, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से अर्थ से टकराता हुआ और निकल गया। ठीक, अब हुआ क्या कि इसके टकराने की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, अर्थ का जो ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये क्या हो गया, ठीक है, इस तरीके से पूरा स्पेस में इसके टुकड़े पूरे बिखर गए। बात समझ पा रहे हैं आप, है ना? थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको करना पड़ेगा कि अर्थ से जैसे ये टकराया तो यहाँ पर उसने एक गड्ढा बना दिया बहुत बड़ा, है ना, एक क्रेटर जैसा बना दिया। जैसे भी उल्का पिंड टकराता है तो क्रेटर बनता है, गड्ढा बनता है, वैसे ही उसने, चूंकि ये तो बहुत बड़ा था, तो इसने जो रगड़ मारी पृथ्वी के ऊपर, है ना, जो इम्पैक्ट किया, उस इम्पैक्ट की वजह से ये सारे जो आपके छोटे छोटे पार्ट्स थे, अर्थ का जो मलबा था वो स्पेस में उछल गया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो है आगे चलते जैसे जैसे टाइम जो है पास होता गया कालांतर में, है ना, कालांतर का मतलब कि समय के अंतर में, आगे भविष्य में क्या हुआ इन फ्यूचर कि ये जो आपके छोटे छोटे आप ये तो चला गया, इसको हटा देते हैं हम। ये जो प्लेनेट था इसका नाम था थियो। क्या नाम था इसका? थियो, है ना। ये सब इमेजिनरी है, ये थ्योरी है, ऐसा माना जाता है कि शायद ऐसा हुआ था, है ना। हुआ है कि नहीं हुआ है ऐसा किसी को कुछ आइडिया नहीं है। तो उसका जो नाम है प्लेनेट का वो थियो था। थियो एक प्लेनेट था जो इससे टकराया और इस तरीके से टक्कर मारते हुए वो निकल गया। तो उससे हुआ क्या कि उससे ये हुआ कि जो पृथ्वी का मलबा, चंद्रमा जो बाहर बिखरा, वो क्या हुआ, धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट होने लगा, वो इकट्ठा होने लगा ग्रेविटी के थ्रू। जैसे शुरू में हमारी जो भी अर्थ है या प्लेनेट से, स्टार से, सब कैसे बने, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़ते गए ग्रेविटी के थ्रू, गुरुत्वाकर्षण बल के थ्रू, और फाइनली क्या बन गया, फिर बड़ा ऑब्जेक्ट बन गया। वैसे यहाँ पर भी हुआ कि अर्थ से जो मटेरियल निकला वो मटेरियल आपस में जुड़ता गया और फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो गया, फाइनली वो कन्वर्ट हो गया फिर हमारे चंद्रमा में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का ही अवशेष है। किसका अवशेष है? पृथ्वी का अवशेष है। इसीलिए इसको क्या कहा गया कि ये फॉसिल सैटेलाइट है। बात समझ में आ रही? और जहां पर ये इसने इंपैक्ट किया, जो गड्ढा हुआ, जो क्रेटर बना, उसी में टाइम के साथ पानी भर गया और उसने महासागर का रूप ले लिया। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि नहीं हुआ ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो ये महासागर यहाँ पर बन गया और चंद्रमा जो है ऊपर की तरफ चला गया। तो उसको हमने कह दिया कि भाई ये फॉसिल सैटेलाइट है, हमारा फॉसिल जीवाश्म उपग्रह है। ठीक, ये एक और बात इसके बारे में हमने लिख दी। तो इसका निर्माण कब हुआ था? 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, ये हो गया अरब वर्ष पूर्व। अब आगे चलो, और क्या कह सकते हैं हम चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा की जो स्टडी होती है ना, मतलब कि स्टडी ऑफ मून, स्टडी ऑफ मून को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ मून को कहा जाता है सेलेनोलॉजी। क्या कहा जाता है? भैया किसका साउंड आ रहा है बैकग्राउंड में? थोड़ा सा ऑफ कर लेना, है ना। कौन स्टूडेंट है जिसके बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है? तो स्टडी ऑफ मून को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जाता है। सेलेनोलॉजी मतलब चंद्रमा के अध्ययन को, हिंदी में अगर बोले तो हम क्या कह सकते हैं कि चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलो फिर हो गई बात। आगे चलो, अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? अब चलो इसके थोड़े डायमेंशन पर आ जाते हैं, है ना, इसके मेजरमेंट के ऊपर आ जाते हैं कि कितना बड़ा है, कितना दूर है, क्या क्या चीज़ें ये करता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो चंद्रमा का जो डायामीटर है ना, डायामीटर कितना होता है चंद्रमा का? चंद्रमा का डायामीटर जो है वो होता है लगभग, है ना, अप्रॉक्स अगर हम बोले तो अप्रॉक्स अगर हम बोले तो बोल सकते हैं कि ठीक है, ये होता है इसका डायमीटर, मतलब कि 3774 किलोमीटर। अर्थ के कंपैरिजन में अगर देखोगे तो लगभग ये 4 से 4.5 गुना कम होता है। अर्थ का जो है 12,000 के आसपास होता है, इसका 3774.7। ठीक है, ये पॉइंट तो आप नहीं भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है। 3774 किलोमीटर का इसका व्यास होता है। मतलब कि व्यास का मतलब समझ रहे हैं ना, व्यास का मतलब जो है ये होता है, ये पूरा जो वृत्त है, जो सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं डायमीटर, है ना। और इसका हाफ हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। और ये हो गया आपका पूरा डायमीटर। फाइन, चलो अगला चलो, फिर ये हो गया डायमीटर की बात। आगे इसके बारे में हम और क्या लिख सकते हैं चंद्रमा के बारे में कि इसकी दूरी, पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है
है ना। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें, दूरी की अगर हम बात करें, तो दूरी में देखो, दूरी में हमको 2 डिस्टेंस मिलेगी। जैसे सन में भी हमने देखा था कि अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से, वो एवरेज डिस्टेंस हम मानते हैं कितना, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, क्यों एवरेज क्यों मानते थे, क्योंकि जो सन है हमारा, है ना, ये मान लो ये हमारा सन है। अब ये सन क्या करता है, अब अर्थ जो है हमारी वो इसके चारों तरफ इस तरीके के ऑर्बिट में घूमती है, ऐसे, ये देखो इस तरीके के ऑर्बिट में घूमती है। ठीक, ये हमारी अर्थ है। तो अब यहाँ पर 2 आपको पोजीशन दिख रही होगी, एक तरफ तो जो है वो सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगी और दूसरी तरफ जो है वो मिनिमम डिस्टेंस पर होगी। मतलब एक तरफ जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो सर्वाधिक होगी और दूसरी तरफ सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो कैसी होगी, न्यूनतम होगी। ठीक है, तो अब हम इस दूरी को भी सही नहीं बोल सकते, इसको भी हम सही नहीं बोल सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका एवरेज निकाल लेते हैं। बात समझ में आ रही है। तो वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। अब सूरज की जगह पर हमको क्या लेना पड़ेगा, सूरज की जगह हमने ले लिया अर्थ, है ना, ये सूरज का लाइट हमने बंद कर दिया, तो ये अर्थ हो गई हमारी, और ये अर्थ की जगह पर अब क्या आ गया, मून। तो मून के साथ और अर्थ के साथ भी ये 2 कंडीशंस हमारी बन रही है। ठीक है, पहली तो कौन सी है कि जब मून का भी ऑर्बिट इसी शेप का है, ओवल शेप का है, मतलब कि एक बार मून अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा और दूसरी बार जो मून है वो अर्थ से मिनिमम डिस्टेंस पर होगा। तो हमने क्या करना है, हमने दोनों का एवरेज लेना है। कैसे लेना है कि ये जो डिस्टेंस होता है ये लगभग होता है 4,07,000 किलोमीटर होता है। ठीक है, 4,07,000 किलोमीटर। ठीक, और जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है 3,62,000, मतलब कि 62,000। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस जो है ये मिनिमम और मैक्सिमम है। अब हमें क्या करना है, हमें इनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो हमको ये वाला डिस्टेंस लिखना है। ठीक है, ना तो हमको ये लिखना है ना ये लिखना है, इन दोनों का एवरेज जो है वो इतना होता है अप्रॉक्स, तो आपको ये वाला डिस्टेंस लिखना है। बात समझ में आ रही सभी को। ठीक है, तो ये दूरी की बात हो गई। अच्छा, एक और चीज है कि ये जो दोनों डिस्टेंस है, मैक्सिमम और मिनिमम, है ना, इनका एक पर्टिकुलर नेम होता है। क्या नेम होता है कि जो छोटा वाला डिस्टेंस है उसको बोला जाता है पेरीजी। क्या बोला जाता है, पेरीजी। और जो बड़ा वाला डिस्टेंस है उसको बोला जाता है एपोजी। क्या बोला जाता है, एपोजी। एपोजी को हिंदी में अगर हम कहें, ठीक है, हिंदी के नाम इनके उपभू और अपभू ऐसा होता है ना। हिंदी में ये होता है शायद उपभू, हिंदी के नाम थोड़े से कंफर्म नहीं है मुझे, है ना, बट इंग्लिश में इसको एपोजी बोला जाता है और इसको पेरीजी बोला जाता है। फाइन, तो उपभू है और ये वाला जो है वो अपभू है। ये टर्मिनोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हमको याद रखना है कि एपोजी से क्वेश्चन पूछेंगे कि एपोजी का मीनिंग क्या होता है ना, या एपोजी का डिस्टेंस क्या है, तो 4,07,000 किलोमीटर, और पेरीजी का डिस्टेंस क्या है, तो 3,62,000 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है दोनों मिनिमम और मैक्सिमम, इसी वजह से जो मून है या जो अर्थ है वो भी सन के अराउंड कई सारे फिनोमिना को परफॉर्म करती है। वैसे ही मून भी हमारी अर्थ के चारों तरफ कई सारे फिनोमिना को परफॉर्म करेगा। कैसे करेगा, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू बता सकता हूं। मान लो टाइड की हम बात करेंगे, इसके बाद किसकी बात करेंगे हम, टाइड की। टाइड मतलब कि ज्वार भाटा, टाइड और एब। तो क्या होगा कि जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होगा तो जो टाइड उठेंगी, जो लहरें उठेंगी, वो कैसी होंगी, उनकी हाइट कम होगी। और जब चंद्रमा यहाँ पर होगा तो लहरों की जो दूरी है वो हाइट है वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मतलब कि एक तो जो है वो निम्न ज्वार होगा और एक जो होगा वो उच्च ज्वार होगा, मतलब एक स्प्रिंग ज्वार होगा और एक नीप ज्वार होगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। उसी तरीके से, ठीक है, यहाँ पर आपको फुल मून देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम बात करेंगे आगे एक एक करके। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ये दूरी के बारे में हो गया। हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश झा, सीनियर IPS ऑफिसर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप AJIS अकेडमी को डाउनलोड करें, जहां पर आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज़ और PDF मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।